हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज से ऑल इंडिया की जो हमारी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो अभी छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और मुझे लगता है कि ये भी 4-5 दिन में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारे पास एक हफ्ते का समय रहेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसा कि इसमें भी हमें लगभग एक हफ्ते के आसपास टाइम दिया गया है। 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन, है ना, और काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, और साथ ही साथ आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कि सर, क्या स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें या ना करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टेट की और ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है वो दोनों अलग अलग होती है। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग वो एमसीसी कराता है और हमारी जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो हमारी डीएमई कराता है। ठीक है, तो आपको सीजी डीएमई की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो और सब कुछ वहीं पर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हमको क्या ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो देखो बेटा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो आपको उसी समय करना चाहिए जब आपको स्टेट से जो जेएनएम है उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि लास्ट ईयर जो हमारा जेएनएम का था वो ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या गया था, क्या रैंक गई थी। तो अगर आपकी लगभग उतनी रैंक आ रही है तो आपको बिल्कुल ऑल इंडिया की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया से जेएनएम मिल जाए। देखिए, ऑल इंडिया से जेएनएम लेने का वैसा कुछ खास फायदा तो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपने स्टेट के दूसरे बच्चों को फायदा मिलेगा अगर आप ऑल इंडिया से चले जाएंगे तो। क्योंकि ऑल इंडिया की सीट्स और स्टेट की सीट्स, पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा की 2 राउंड के बाद सीट्स जो है वो स्टेट को दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाती है और स्टेट की जो सीट होती है वो स्टेट से ही फिल की जाती है। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 10 को परमिशन मिल चुकी है। मतलब जितनी नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट में लास्ट ईयर थी, इस बार भी उतनी है। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज हमारा कम हो चुका है, जो कि हमारा रावतपुरा कॉलेज है, जो कि अपना रायपुर में। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी, ये अपन देख चुके हैं जब हमारा जो एनएमसी की वेबसाइट पे अपना जो सीट मैट्रिक्स आया वहां पे हम ये सब चीजें देख चुके हैं। देखिए, एक और तो जहां पे हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हम एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने वाले हैं, अगले 3 साल में 10,000 सीट्स बढ़ाएंगे, जिसमें से पहला ईयर था। आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स को कम कर दिया गया है। लास्ट ईयर 780 कॉलेज थे, अभी 775 कॉलेज दिख रहे हैं। इसमें भी कुछ सीट्स को कम कर दिया गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जहां बढ़नी चाहिए थी लगभग 3,000 सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स को कम कर दिया गया इस बार। अब देखते हैं सेकंड राउंड में भी कई बार सीट्स आती है, थर्ड राउंड में भी आती हैं, इवन मोपअप राउंड में भी आती है, स्टे वैकेंसी राउंड में भी आती है। तो देखते हैं कि 3,000 जो लास्ट ईयर थी कम से कम उतनी होती हैं कि नहीं होती हैं। फिर तो ये बाद में पता चलेगा कि इंक्रीमेंट हुआ कि बाद में डिक्रीमेंट हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हर साल सीट्स बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बार तो हमें ऐसा लग रहा है कि बढ़ने की जगह 3,000 हमारी एमबीबीएस की जो सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिला के वो अभी तक कम हो चुकी हैं, जिस हिसाब से अभी तक सीट मैट्रिक्स आया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बहुत सारे काउंसलर लोग पैसा ले रहे हैं इस चीज़ का, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने का भी 20,000 या 30,000 रुपए ले रहे हैं। तो उसके बाद उन काउंसलर ने एक और वीडियो बनाई, है ना, हम काउंसलर ही बोलेंगे अब उनको क्योंकि वो यही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और वीडियो बनाई जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम तो 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि चलो वो अब 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। मैं बहुत ही कम वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को बताना कोई मतलब का नहीं होता। जो काम की चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है हमारे जो रूल्स हैं वो भी बदल गए हैं इस बार। पहले इनको पीएमटी रूल्स बोला जाता था, अब ये बदल दिए गए और इस रूल्स में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो लिखा होता है वो होता नहीं है। जैसे कि आपको एक चीज बता रहा हूं कि लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट जो हमारे पीएमटी रूल्स थे उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आपका जब कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वो दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इवन ये भी लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको जो कॉलेज मिलता है पहले आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर जो आपको नया कॉलेज मिला होता है वहाँ पर जाके आप फिर से एडमिशन लेते हो और फिर से फीस पे करते हैं। वो बात अलग है कि आपने पहले जो कॉलेज में फीस पे की है वो आपको 10% कटने के बाद वापस दे दी जाती है, लेकिन उसमें समय लगता है 15 से 20 दिन का या 1 महीने का भी समय लगता है। ठीक है, तो किन बच्चों को ऑल इंडिया की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, तो यही सब बातें अपन करने वाले। तो लास्ट ईयर मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे ऑल इंडिया कोटा से जेएनएम का कट ऑफ क्या गया था। अगर आपकी रैंक इससे अच्छी है तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आपको जेएनएम अगर ऑल इंडिया से मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। आपको स्टेट वाले बच्चों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। तो लास्ट ईयर में ये राउंड 3 का बता रहा हूँ, राउंड 2 या राउंड 3 का मैं यहाँ पे आपको रैंक बता रहा हूँ, तो रैंक के हिसाब से आप मार्क्स निकाल लीजिएगा। तो लास्ट ईयर जेएनएम का जो कट ऑफ गया था हमारे ऑल इंडिया कोटा के लिए
तो अनरिजर्व के लिए जो गया था वो 12,631 रैंक गया था, ऑल इंडिया रैंक, और ये मार्क्स थे 670। अभी आपको पता है ये वाली जो रैंक है आपकी, मेरे हिसाब से इस बार 570 या 560 में आपकी इससे भी अच्छी रैंक आई हुई है, 550 नंबर के आसपास में ये सब रैंक आपको मिली हुई है इस बार। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये रैंक गया था 15,288, और अगर मार्क्स की बात करें तो 665। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये गया था 14,802 और 666 इसमें मार्क्स थे, लास्ट ईयर की बात है। एससी की बात करें तो 40,559 ऑल इंडिया रैंक गया था, ये अनरिजर्व रैंक है और मार्क्स थे 635। और अगर हम बात करें एसटी की तो 1,27,868 और ये ऑल इंडिया रैंक है अनरिजर्व, और ये मार्क्स थे 558। तो अगर आपकी रैंक, आप मार्क्स मत देखिएगा, आप रैंक देखिएगा, अगर आपकी रैंक इससे भी अच्छी है, मतलब तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक जो है 12,000 से कम है, तो बिल्कुल आप ऑल इंडिया की काउंसिल में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको सेकंड राउंड तक जेएनएम बिल्कुल पक्का मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ओबीसी में भी अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड राउंड तक रुकेंगे, क्योंकि सेकंड राउंड, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होने से पहले हमारे स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाएगा, और जिस बच्चे को भी स्टेट से जेएनएम मिल जाएगा तो वो वेट नहीं करेगा, वो ये थोड़ी ना इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा कि वो स्टेट से उसको जेएनएम मिले और वो छोड़ दे, क्योंकि अगर वो छोड़ देता है मिलने के बाद तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है ऑल इंडिया कोटा, और गलती से वहां नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि 10,000 रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, यहाँ पे मानिए कि 12,000 के आसपास रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, यहाँ भी 12,000 के आसपास है तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, यहाँ आपकी 35,000 के आसपास रहेंगे तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी 1 लाख के आसपास रहेंगे तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा जेएनएम। तो आप वहां से चले जाएंगे तो स्टेट वाले बच्चों को फायदा होगा। स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेता हूं, जो नए रूल्स इस बार ऐड हुए हैं। तो मैक्सिमम रूल्स तो सेम टू सेम है। अब जो रूल्स ऐड हुए हैं तो उसमें कुछ लोग बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम कैटेगरी को चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर से बोलता हूं, कैटेगरी को चेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे सब उनके जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वहीं पे हमको पता चलेगा। अभी एक बच्चे का मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अभी मैंने एक फॉर्म फिल किया, उसमें मैंने ये देखा कि वो ओबीसी, उसने अपनी कैटेगरी को डाला हुआ था, लेकिन वहां कैटेगरी में आ रही थी 2 कैटेगरी वहां पे आ रही थी, मतलब जनरल कैटेगरी में वो जा सकता है और ओबीसी कैटेगरी भी आ रही थी। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर हमारी एससी एसटी या ओबीसी है तो हम जनरल कैटेगरी में तो जा सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑल इंडिया में तक ये मिल रहा है तो स्टेट में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको डराने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, ये डराते क्यों है? क्योंकि इनको आपसे पैसा चाहिए। आपको भी पता, आपके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको कॉलेज दिला देंगे, हमको इतना पैसा दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैं एक ही चीज बोलता हूं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं कल एक बच्चे का ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और उसका वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे आपको जो कठिनाई जाएगी वो शायद सेक्शन में जाएगी। सेक्शन मतलब ये कि आप किसके लिए मतलब किन कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें आप ऑल एम्स कर दीजिए। उसके बाद आप 15% ऑल इंडिया कोटा जो वो कर दीजिए। अगर आप जिपमर में जाना चाहते हैं तो उनको अलग से कर लीजिए, एएमयू में अलग से होता है, एएफएमसी में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप यस कर दीजिए। तो ये होता है उसमें कि किन कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे हम बात करें कि एम्स की अगर हम बात करें तो वो स्टेट से फिल नहीं होता, वो पूरा ऑल इंडिया से ही होता है। लेकिन अगर हम जेएनएम की बात करें तो इसमें दोनों होंगे, इसमें स्टेट भी होगा और ऑल इंडिया भी होगा। स्टेट का 85% होगा और ऑल इंडिया का 15% होगा। तो ये दोनों तरीके से एमसीसी द्वारा भी फिल किया जाएगा और सीजीडीएमई के द्वारा भी फिल किया जाएगा। लेकिन एम्स में सीजीडीएमई का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ ऑल इंडिया मतलब जो हमारी जो अभी एमसीसी काउंसलिंग कर रहा है उसका रोल होता है। वैसे जिपमर हो गया, एएमयू हो गया, ये सब में एएफएमसी हो गया, ये सब कुछ अब नीट के माध्यम से ही होते हैं। कोई और एग्जाम तो इनके लिए होता नहीं है, पहले इनके लिए अलग हुआ करता है, लेकिन अब सब कुछ इसी से होता है। तो यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी। नंबर ऑफ सीट्स इस बार कमी हो रही है, उम्मीद कीजिएगा कि सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में कुछ सीट्स ऐड हो जाएंगी। अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी सीट्स बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी तो है नहीं है। तो जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी के आसपास जाएगा। मैंने आपको 2 मार्क्स बताए, एक कंफर्मेशन वाला है कि इस मार्क्स के ऊपर है, मतलब आपको कंफर्म मिल रहा है, और एक मैंने हाई उम्मीद वाला मार्क्स बताया हुआ है कि इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आपको कॉलेज मिल सकता है। मैंने एक ही वीडियो कट ऑफ पे बनाया और वही मेरा फाइनल भी रहा है। मैंने एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आपको बताया, वही जाने वाला है लगभग। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि न्यू रूल्स आने से क्या सर कट ऑफ में चेंज होगा, तो न्यू रूल्स आने से कोई कट ऑफ में चेंज नहीं हुआ। एक इन्होंने अच्छी चीज की है कि पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो सिर्फ फर्स्ट राउंड में होते थे और हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होंगे। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि भैया ये लिखते कुछ और है, करते कुछ और है, तो आप इन पे बिलीव बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर हो सके तो आप फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी है पहले ही। अगर आप टाइप्स ऑफ कॉलेज में दोनों करते हैं, बोथ
प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो याद रखिएगा आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। भले आप प्राइवेट को चॉइस फिलिंग में डालें या ना डालें, लेकिन आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और ये रिफंड हो जाता है अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में आपको अगर कॉलेज मिलता है और आप नहीं लेते हैं तो भी ये रिफंड हो जाए, लेकिन हाँ अपन अगर आपको सेकेंड राउंड या उसके बाद वाले राउंड में कॉलेज मिलता है और अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो ये पैसा रिफंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ये पैसा रिफंड नहीं होता। और एक सबसे बड़ी चीज, पैसा ज्यादातर हो सके तो अपने अकाउंट से पे कीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि नेट वाले भैया से आप पे करवा देते हो, नेट वाले भैया के पास जब पैसा रिफंड हो जाता है, नेट वाले भैया के पास आप जाते हो और बोलते हो भैया हमारा पैसा दे दो, तो नेट वाले भैया बोलते हैं हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है। आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और अगर आप उनसे अकाउंट स्टेटमेंट मांगेंगे तो वो दूसरे बैंक का आपको अकाउंट स्टेटमेंट दे देंगे, इस वजह से आपको 1 लाख का लॉस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जहां पे उन्होंने बोला कि सर पैसा किस अकाउंट में आएगा। अच्छा याद रखिएगा, आप जो एक अकाउंट की डिटेल्स फिल कराते हैं उसमें नहीं आता है, वो सिर्फ इसलिए करा लेते हैं कि अगर कोई दिक्कत हुई तो हम इसमें भेज देंगे, लेकिन आता उसी में है जिससे पेमेंट डिडक्ट होता है, जिससे पेमेंट कटा होता है। तो कृपया कर ध्यान रखिएगा कि आप अपने अकाउंट का यूज कीजिएगा, कृपया कर आप अपने अकाउंट का यूज कीजिएगा, नहीं तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। और याद रखिएगा सेकंड राउंड या उसके बाद वाले राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सेकंड और उसके बाद वाले राउंड में चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप मन बना चुके हैं कि मुझे कॉलेज लेना है तभी उसको चॉइस फिलिंग में डालिएगा। ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और भी कोई इंफॉर्मेशन, और देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं और डरते हैं। आप ये जो डरते हैं ना, इसका ही फायदा ये काउंसिल लोग उठाते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिएगा ऑल इंडिया जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई, कुछ नहीं रहता है यार उसमें, इतना सिंपल तो रहता है यार। पता नहीं क्यों डराया जा रहा है आपको, क्यों बोला जा रहा है, मुझे तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि उनको पैसा बनाना है और आप लोग भी उम्मीद में आ जाते हैं। उन्होंने किसी ने बोल दिया कि 460 में हम कॉलेज दिला देंगे। अगर ऐसा 460 नंबर पे कोई काउंसलर कॉलेज दिलाता ना तो इतना कंपटीशन नहीं होता, सब लोग काउंसलर ही एक ले लेते हो और उसको पैसा देके अपना कॉलेज ले लेते हैं। तो फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इतने सारे चल रहे हैं वो अभी तक बंद हो गए होते हैं और बाकी चीजें भी बंद हो गई। फिर तो बच्चों को पढ़ने मत बोलिएगा, आप काउंसलर को ले लीजिएगा, वो आपको कॉलेज दिला देगा। कोई काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिला सकता, जो भी होगा। और ये ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि आपने महासमुंद डाला हुआ है, भले आपने लास्ट में डाला हुआ और किसी बच्चे ने फर्स्ट में डाला हुआ है महासमुंद। सुन लीजिए, इसमें भी बहुत डाउट रहता है। किसी बच्चे ने महासमुंद फर्स्ट में डाला हुआ है, आपने महासमुंद लास्ट में डाला हुआ है, लेकिन अगर आपका 500 मान चलिए 460 नंबर है और उसका 459 नंबर है, भले उसने टॉप पे डाला हुआ, उसको नहीं मिलेगा 459 वाले को, 460 वाले को ही पहले मिलेगा। भले उसने 10th नंबर पे उसको डाला हुआ है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा मेरिट के हिसाब से होगा। हाँ, आपको कॉलेज कम नहीं मिलेगा जब आप उसको चॉइस फिलिंग में नहीं डालेंगे। आपने चॉइस फिलिंग में नहीं डाला लेकिन उसने डाला हुआ, तो 460 वाले को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस बात है, जिसने अपनी चॉइस फिलिंग में डाला हुआ उसको मिलेगा ना। तो आपको चॉइस फिलिंग में सभी कॉलेज को फिल करना है, 10 के 10 कॉलेज को फिल करना है। भले आपको उस कॉलेज में जाना हो या नहीं जाना हो, वो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन आप पहले राउंड में सभी 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल कीजिएगा। इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो देखिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि रायपुर तो नो डाउट टॉप पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आप देख लीजिए कि बिलासपुर आपके लिए ज्यादा सही पड़ रहा है कि राजनांदगांव पड़ रहा है आपके लिए सही। तो जो भी आपके लिए सही पड़ रहा है, जो आपके पास में है, जहां से आप आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जगदलपुर भी डाल सकते हैं। जगदलपुर में समझिएगा पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टीचर्स लीनियर नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ के टीचर। और वो सीधा अगर तुमने बदतमीजी की या तुमने कोई भी ऐसी चीज़ की जो वहाँ के टीचर्स को नहीं पसंद, तो वो बैक लगा देते हैं सीधा, ये समझिएगा। तो वहाँ पे हंसी मजाज ही खीकी नहीं चलता है। तो अगर आप एक सिंसियर बच्चे और आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं थ्रू आउट द, मतलब जो MBBS की पढ़ाई उसके थ्रू आउट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं और आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, जगदलपुर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन आप ये चाहते हैं पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी चले, तो वो राजनांदगांव आपके लिए अच्छा है। और आप बिलासपुर भी जा सकते हैं। उसके बाद अंबिकापुर भी आपका अच्छा कॉलेज है, रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर हो गया, इनको आप फिल करिएगा। दुर्ग में भी आप आ सकते हैं, वो आपके हिसाब से। अंबिकापुर और दुर्ग में क्या चूज करना चाहिए, दैट डिपेंड्स कि भैया आप किसके पास रहते हैं। अगर अंबिका आप यहाँ के हैं, भिलाई के हैं, तो ओबियस आपको दुर्ग चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप अंबिकापुर के पास रहते हैं तो आप वहाँ का भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के 3 कॉलेज में आप कोई भी अपने जहाँ से आप आसानी से आ सके, जा सके, वो वाला कॉलेज चूज कर लीजिएगा। अभी महासमुंद में थोड़ी सी फैकल्टी अच्छी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि महासमुंद को कोरबा और कांकेर से ऊपर रखने का। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि महासमुंद अच्छा है, कोरबा कांकेर अच्छा नहीं है। कॉलेज में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी के सभी आपको MBBS की डिग्री देते हैं और सबके सब जो है वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। फीस सेम है ऑलमोस्ट, ये आपको पता है। 40,000 रुपये फीस होती है, 10,000 रुपये हॉस्टल फीस होती है, 50,000 रुपये में आपका 1 साल निपट जाता है। और अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो जितनी फीस आपको लगती है उससे ज़्यादा आपको मिल जाती है। मतलब आप ये समझिए कि MBBS आपकी फ्री में हो जाती है। तो यही
यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।